जय हिंद और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आर्थिक सर्वेक्षण की इस विशेष श्रृंखला में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इस पर्टिकुलर श्रृंखला के तहत, इस सीरीज के तहत हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण का एक ओवरव्यू लेने का प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण एक बहुत ही अहम दस्तावेज होता है जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष बजट के साथ ही सार्वजनिक किया जाता है। सरकारी नीतियों का लेखा जोखा होता है, कैसे सरकार जो है वो आगे की नीति जो है बनाएगी, प्लस पिछले साल में सरकार ने कैसे जो है आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक क्षेत्र से अपना प्रदर्शन किया, उसका पूरा यहाँ लेखा जोखा हमारे सामने प्रतिवर्ष आता है। सनदी सेवाओं के लिए, अन्य प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए यह दस्तावेज बहुत ही अहम है। इसलिए एक विशेष श्रृंखला के तहत हम इसका अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्रृंखला के तहत आज का जो यह उपाख्यान है, यह 15वां है, जिसके तहत हम लोग वॉल्यूम 2 के चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे, जो अपने आप में प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन के बारे में है। यानी कि जो दाम बढ़ रहे हैं, जो कीमतें बढ़ रही है, ठीक है, उनके बारे में आज ये हम लोग बातें करेंगे। देखेंगे कि कैसे कोविड संकट के समय में और उसके पश्चात भारत का इन्फ्लेशन के जो है इस पूरे परिदृश्य में क्या प्रदर्शन रहा, उसको देखेंगे। कौन कौन सी चीज़ों में इन्फ्लेशन रहा, इन्फ्लेशन के प्रकार भी देखेंगे, कई सारी बेसिक चीज़ें भी देखनी है। हालांकि उन बेसिक चीज़ों को हम लोग यहाँ बहुत ही संक्षिप्त में समझते चलेंगे, क्योंकि यहाँ अगर हमने इन बुनियादी चीज़ों के लिए अगर हमारा समय दिया तो जो बातें यहाँ से हमें समझनी है वो शायद हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो जो चीज़ें बेसिक है, जो फंडामेंटल्स है, वो हम लोग यहाँ बहुत ही संक्षिप्त में देखेंगे। मैं आपको अनुरोध करूँगा कि अगर आपको फंडामेंटल्स जो है अभी आपको करना बाकी है, बेसिक करना बाकी है इकोनॉमिक्स का, तो मुझे लगता है कि आपको पहले वो करना चाहिए, फिर बाद में आप इकोनॉमिक्स सर्वे को न्याय दे सकते हैं, इसका जो है पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज की मुख्य चर्चा। इकोनॉमिक्स 2020-21 की यह बात हो रही है, यह श्रृंखला के तहत लेक्चर 15 है, वॉल्यूम 2 का चैप्टर 5 फिफ्थ है, जो कि प्राइस एंड इन्फ्लेशन की बात करता है। एज यूजुअल हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर से बात को शुरू करेंगे और आगे एक एक बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे जो हमारे लिए थोड़े महत्वपूर्ण है, उपयोगी हमें साबित हो सकते हैं। तो शुरू करेंगे। देखिए, सबसे प्रथम अगर चैप्टर क्लासिफिकेशन की बात करें तो द होल चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 different categories. The first one is current scenario, second one is reasons behind the inflation, third one is measures to control it. इनमें से अगर मैं मेरी निजी राय आपको रखूं तो मुझे लगता है कि यहाँ करंट सिनेरियो और मेजर्स टू कंट्रोल जो है वे अपने आप में थोड़े महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है, मगर अगर आप अर्थशास्त्र के ऑप्शनल के विद्यार्थी है, अगर आपका ऑप्शनल विषय अर्थशास्त्र है, तो यहाँ ये जो दूसरा बिंदु है ये अति महत्वपूर्ण है। मगर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जनरल स्टडीज, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। देखेंगे चीज़ों को, यहाँ से शुरू करेंगे। करंट सिनेरियो में हमें 4 चीज़ें देखनी है। सबसे प्रथम करंट ट्रेंड इन इंडिया देखना है, यानी कि भारत में आज इन्फ्लेशन की क्या परिस्थिति है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है सीपीआई, कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स, और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि डब्ल्यूपीआई। दोनों को देखेंगे, क्या है चीज़ें, उनका ट्रेंड देखेंगे। फिर इन्फ्लेशन अक्रॉस स्टेट, भारत के विभिन्न राज्यों में क्या परिस्थिति है, उनका क्या प्रदर्शन है, वहाँ कितने स्तर का इन्फ्लेशन है, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर बाद में थालीनोमिक्स की बात करेंगे। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा पॉइंट किया गया था, और इसके द्वारा सामान्यतः एक थाली की, एक संपूर्ण थाली की क्या कीमत होती है, उसका अनुमान यहाँ लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको भी देखेंगे। थोड़े अमेंडमेंट्स हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे, और साथ में अंत में पहले इस बिंदु के तहत ग्लोबल सिनेरियो को देखने का प्रयास करेंगे। फिर मेजर्स टू कंट्रोल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेशंस रखे जाते हैं ताकि इन्फ्लेशन को काबू में किया जा सके, उनको देखेंगे। फिर बाद में प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम का जिक्र यहाँ किया गया है, उसको देखेंगे। और बाद में पीएसएस नामक एक अन्य योजना है जो कि अपने आप में प्राइस स्टेबलाइजेशन के साथ ही जुड़ी हुई है, तो उसको भी यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए, करंट ट्रेंड में हमें सीपीआई देखना है। सबसे प्रथम तो सीपीआई का मूल नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए, यह हमारे डे टू डे लाइफ के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। जो चीज़ें हम लोग रिटेल में खरीदते हैं, सपोज ये अगर आप मार्कर की बात करें या अपने जो है फुटवेयर की बात करें या कपड़ों की बात करें, तो यह सारी चीज़ों के साथ जो जुड़ा हुआ रेट है इन्फ्लेशन का, उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं।
संक्षिप्त में मैंने यहाँ लिखा है, द इंडेक्स टॉक्स अबाउट द प्राइस लेवल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स एट रिटेल। प्राइस लेवल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो हमारी डे टू डे चीज़ें हैं, जो हमारी ज़रूरत की है, अगर हम उसको रिटेल स्केल में लेने जाए, एक चीज़ लेने जाए, दो चीज़ लेने जाए, तो उनका जो कीमत का जो स्तर है उसे CPI कहते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ CPI इन इंडिया। पहले जो CPI चलते थे आज वो नहीं चलते, वैसे गिने जाते हैं, मगर जो पॉलिसी मेकिंग के लिए जो CPI की ज़रूरत होती है उनमें थोड़े फेरफार किए गए, और ये फेरफार हमारे जो एक्स गवर्नर थे रघुराम राजन, उनके कार्यकाल के द्वारा, उनके कार्यकाल के समय किए गए हैं। वैसे उनका भी अच्छा रोल है इस पूरे सुधार में, मगर उनके कार्यकाल के समय यह फेरफार किए गए हैं। सबसे प्रथम हम लोग CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चरल वर्कर, CPI रूरल वर्कर या रूरल लेबर के जो है मापदंडों को यहाँ पॉलिसी में रखते थे और उनके ऊपर पॉलिसी बनाते थे। मगर 2012 से, जब से रघुराम राजन RBI के गवर्नर बने, तब से यह एक बहस छिड़ने लगी कि क्या पॉलिसी मेकिंग के लिए, पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए, क्या यह जो CPI आज वर्तमान हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे CPI IW, AL, RL, क्या ये वाजिबी है, क्या ये असरकारक है? तो इस बहस में यह तय किया गया कि अब जो CPI है उसका जो कैरेक्टर है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 2012 से CPI अर्बन, CPI रूरल एंड कंबाइंड, ऐसे 3 चरणों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की गिनती होने लगी। यहाँ देखेंगे कैसे यह भिन्न है, और यहाँ से जो कुछ एक माहितियाँ हैं जो कि हमें प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है, उनके ऊपर भी हम लोग गौर करेंगे। देखिए, दिस आर द टाइप्स। शुरुआत करेंगे CPI IW से, विच मीन्स इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसका बेस ईयर रिवाइज किया गया 2016। फिर उसके बाद CPI AL है, यानी कि एग्रीकल्चरल लेबर, फिर रूरल लेबर। ठीक है, दोनों के बेस ईयर सेम है, 1986-87, 1986-87। इनमें से जो CPI IW है, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर है, ये दरअसल डियरनेस अलाउंस तय करने के लिए सरकारी कर्मचारी है, उनकी जो तनख्वाह है उनको बढ़ाने के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए यहाँ इसको गिना जाता है, इसको बेस लिया जाता है। मगर जैसे मैंने आपको बताया, 2012 से यह एक बहस छिड़ने लगी और उसके तहत एक नया CPI जो है भारत में दाखिल किया गया। अब पॉलिसी निर्माण में, किसी भी प्रकार की नीति निर्माण में यह CPI का उपयोग होगा, जिनमें सर्वप्रथम है CPI रूरल, उसके बाद है CPI अर्बन, और आखिरी है CPI कंबाइंड, यानी कि रूरल और अर्बन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर पहले 3 CPI देखें, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल लेबर, तो उनकी गिनती लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा की जाती है। ये बहुत ही अहम प्रश्न है, कई सारी बार पूछे गए हैं, आपको याद रखना होगा, आपको एक्चुअली मालूम होना चाहिए। एंड जो नए है, यानी कि CPI रूरल अर्बन एंड कंबाइंड, जो कि 2012 से इंस्टीट्यूट किए गए, उनको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन NSO के द्वारा दिया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आती है। ठीक है, तो ये दोनों के कंपाइलेशन का डिफरेंस है, ये हमें याद रखना होगा। जो नया CPI है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा सार्वजनिक किया जाता है, और जो पुराने CPI थे, जो पुराने CPI के प्रकार थे, वे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा सार्वजनिक किए जाते थे। तो ये इनके फंडामेंटल कुछ तथ्यात्मक जो है इनकी भिन्नता है। फिर आगे देखें तो अब हमें देखना है रिवाइज्ड सीरीज ऑफ CPI। देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये नए आंकड़े हैं, और इनमें बेस ईयर 2011-12 का लिया गया है। 2001-2 इज अ बेस ईयर। देखिए, बेस ईयर यानी कि अगर किसी भी समय के बिंदु के ऊपर अगर आप कोई भी चीज़, सपोज ये मार्कर का एग्जांपल ले लीजिए कि यह मार्कर के दाम जो है वे 10% बढ़े हैं, तो जो मैंने यहाँ यह जजमेंटल स्टेटमेंट दिया कि यह 10% बढ़े हैं, तो मैंने इसके दाम को किसी एक समय बिंदु पर इसके दाम के साथ मैंने रिलेट किया है। यानी कि सपोज मैं आपको बताऊं कि 2021 चल रहा है, तो अगर मैं बताऊं कि 2020 में इसके दाम 100 थे और 2021 में इसके दाम बढ़ गए और हो गए 125। ठीक है, तो यहाँ जो 25% का जो इंक्रीमेंट है, ठीक है, वो मैंने इसके रिलेशन में दिया। तो हियर 2020 विल बिकम बेस ईयर। ठीक है, तो यह बेस ईयर है, और 2012 का बेस ईयर यहाँ गिना जाता है
CPI अर्बन रूरल या कंबाइंड के कैलकुलेशन में। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम डे टू डे रिक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज, आप दोनों ही कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सर्विस का भी जो है समावेशन है। इनमें सबसे प्रथम है फूड एंड बेवरेज, फिर उसके बाद है पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, फिर उसके बाद क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, हाउसिंग, मिसलेनियस। देखेंगे कितना वेट है, यहाँ अर्बन, यहाँ रूरल है, यहाँ अर्बन है और यहाँ कंबाइंड है। देखिए फूड एंड बेवरेजेस, दिस इज द वेट। ग्रामीण लोग जो है वे अपनी जीवन जरूरियत की चीज़ों में खाने पीने को ज़्यादा अहमियत देते हैं, मोर वेट इन कंपेरिजन टू अर्बन पॉपुलेशन। पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, सेम थिंग, मोर वेट इन रूरल एरिया, लेस वेट इन अर्बन एरिया। क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, मोर वेट इन रूरल एरिया, लेस वेट इन अर्बन एरिया। फिर बाद में फ्यूल एंड लाइट है। हाउसिंग का दुर्भाग्यवश हमें रूरल का जो आंकड़ा है वो नहीं मालूम पड़ा है, तो इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। और रही बात मिसलेनियस की, देखिए मिसलेनियस क्या होता है, इनमें सर्विसेज का समावेशन होता है, अलग अलग प्रकार की सेवाएं, जिनमें एजुकेशन है, जिनमें हेल्थ है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ मिसलेनियस में क्लब्ड किया गया है। 27% इन रूरल एरिया एंड 29.53 इन अर्बन एरिया। तो इसका मतलब है कि सर्विसेज के ऊपर, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, इनके ऊपर अर्बन जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा जोर देती है इन कंपेरिजन टू रूरल वंस। और यहाँ इनका कंबाइंड है। फूड एंड बेवरेजेस का कंबाइंड 45 है, फिर बाद में पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स का 2.38, फिर उसके बाद क्लॉथिंग, फुटवेयर 6.53 एंड लास्ट वन मिसलेनियस 28.32 इज अ कंबाइंड इंडेक्स, ठीक है, दोनों का, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो। तो दिस आर सम items which are actually included in the calculation of consumer price index. इनमें आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, मगर मुझे लगता है कि यहाँ फूड, बेवरेजेस है, फ्यूल एंड लाइट है, मिसलेनियस है, ऐसा 2-3 चीज़ों को आपको जो है आपको मेमोराइज करना होगा, आपको रटना होगा, ताकि अगर प्रिलिमिनरी में भी ऐसा प्रश्न पूछे जाए तो आप वहाँ भी आपका जो उत्तर है वो एकदम सच्चा लिख सके, ठीक है। तो ये बात थी CPI की। अब आगे देखें तो हमें देखना है WPI। देखिए जैसे हमने CPI देखा कि जो कंज्यूमर गुड्स है उनके रिटेल दामों में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको नापने वाला यह साधन है, यह टूल है। वैसे ही वही कंज्यूमर गुड्स की अगर आप होलसेल में खरीदी करें और वहाँ जो दाम है और वहाँ जो दामों में जो गिरावट, जो इजाफा उसमें होता है, तो उसको नापने के लिए यहाँ होलसेल इंडेक्स हमारे पास है। देखिए द इंडेक्स रिफर्स टू द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स बट एट ए होलसेल स्केल। रिटेल स्केल नहीं, सारी चीज़ें सेम ही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स में फ़र्क इतना है कि वहाँ रिटेल स्केल है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, और यहाँ होलसेल प्राइस इंडेक्स में इट इज़ ए होलसेल स्केल, यानी कि बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर। अब अगर रिवाइज्ड सीरीज की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ भी 3 कैटेगरी में होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम लोग जो है अलग अलग 3 कैटेगरी में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिनमें सबसे प्रथम है प्राइमरी आर्टिकल्स, उसके बाद है फ्यूल एंड पावर एंड उसके बाद है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। देखेंगे एक एक चीज को। प्राइमरी आर्टिकल्स में फूड इज इंक्लूडेड विथ अ शेयर ऑफ 14.5% ऑफ वेट, नॉन फूड 4.2%, मिनरल 0.6%, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस 0.9%। टोटल वेट है प्राइमरी आर्टिकल्स का अंडर होलसेल प्राइस इंडेक्स इज 22.62%। फ्यूल एंड पावर की बात करें तो कोल का वेटेज है 2%, मिनरल ऑयल 9.3%, इलेक्ट्रिसिटी 3.4% एंड टोटल वेट इज 13.15%। देखिए यह सारी चीज़ें होलसेल प्राइस इंडेक्स को बनाती है, यानी कि अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स सपोज समझ लो आप 100 है, तो इसमें 14.5 का कंट्रीब्यूशन फूड का है, 0.6 का कंट्रीब्यूशन मिनरल्स का है। वैसे ही यहाँ से भी कोल का कंट्रीब्यूशन 2% है, ठीक है। तो दीज आर द वेटेज बाय विच द होल इंडेक्स इज मेड अप ऑफ। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड गुड की बात करें तो फूड 9.9%। देखिए यह प्रोसेस्ड फूड है, फूड यहाँ भी था मगर यहाँ अनप्रोसेस्ड था, यहाँ प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड की बात हो रही है। टेक्सटाइल एंड अपैरल्स 7.3%,
beverages and tobacco 1.7%, etc., etc. And another 23 categories are there of clubbed items, 23 categories, which hold total weight at 64.23%. अगर आप इनका टोटल कीजिएगा तो आपको 100% मिल जाएगा, यानी कि this 100 is wholesale price index. Out of this, these particular figures are their contribution to this index. तो यही सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ देखनी थी होलसेल प्राइस इंडेक्स के तहत. अब अगर बात करें तो करंट ट्रेंड देखना है कि भारत में करंट ट्रेंड क्या है. अब तक जो हमने समझा वो दो मुख्य बिंदु समझे. एक बिंदु था सीपीआई, एक बिंदु था डब्ल्यूपीआई. अब हमें यहाँ इनका करंट ट्रेंड समझना है. देखिए, करंट ट्रेंड में शुरू करेंगे सीपीआई कंबाइंड से. एक दो वर्ष पहले से हम लोग चीज़ों को समझते आएंगे ताकि हमें जो है हमारी समझ है वो और बेहतर बने. सीपीआई कंबाइंड से शुरू करेंगे. 2014 से 18 में इसमें गिरावट देखने को मिली. देखिए, यह आपको गिरावट यहाँ स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है. फिर 2019 में कुछ इजाफा इसमें देखने को मिला. बाद में 2020 में शुरुआत में तो इंक्रीज हुआ इस पर्टिकुलर लेवल में, मगर बाद में इसमें डिक्रीज हमें देखने को मिला. अगर दिसंबर 2020 के आसपास की बात करें तो सीपीआई वाज एक्चुअली फॉलोइंग. फिर यहाँ अगर आए कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स. देखिए कैसे यह कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स हम लोग निकाल सकते हैं. तो यहाँ हमने जो चीज देखी, फूड एंड बेवरेजेस. ठीक है, यह फूड एंड बेवरेजेस में से अगर हम लोग बेवरेजेस निकाल दें तो फूड का पोर्शन जो है वो बचता है. ठीक है, तो यहाँ जो फूड का जो पोर्शन बचता है अगर हम लोग निकाल दे तो 45.86 में से हार्डली हम लोग 10% सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 35% के आसपास. तो 35% जो है वो फूड का पोर्शन है और अन्य जो है वो बेवरेजेस का है. तो यहाँ से हमें यह कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स मिलता है. 3 वर्ष दिए गए हैं, 2018, 2019, 2020. 2018 में देखा तो इट वॉज 0.1%. फिर 2019 में इट इंक्रीज टू 6.7% एंड 2020 में इट इंक्रीज टू 9.1%. क्योंकि शुरुआत के समय में 2020 के शुरुआत के समय में देयर वाज अ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स एंड दिस इंक्रीज इन वेजिटेबल्स increased the whole CPFI, and this whole CPFI actually is a driver of consumer price index combined. क्योंकि यहाँ खाने की चीज वस्तुओं के दाम बढ़े तो यहाँ अपने आप में CFPI बढ़ा, और CFPI बढ़ने की वजह से पूरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो भी प्रभावित हुआ. उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिलता है इस शुरुआत के समय में. फिर बाद में सीपीआई कोर की बात करें. देखिए, सीपीआई तो हमने समझा कि जो नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं, जो कंज्यूमर गुड्स है, उनके जो रिटेल दाम है उनकी बात होती है. मगर यहाँ सीपीआई कोर किया है तो फिर से हमें अगले टेबल में जाना पड़ेगा. देखिए, इनमें से जो हाईली वोलेटाइल चीज़ें हैं, यानी कि जिनके दाम अक्सर बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं. तो अगर उन ऐसी चीज़ों के दाम हम लोग यहाँ से निकाल दें, ऐसी चीज़ों को ही निकाल दे तो हमें सीपीआई कोर मिलेगा. तो हम लोग समझ सकते हैं कि फूड के दाम बहुत ही वोलेटाइल है, बिकॉज द एंटायर एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन अनसर्टेन मॉनसून ऑफ इंडिया. तो यहाँ दाम कभी बढ़ जाएंगे, कभी सप्लाई बढ़ी तो दाम कम हो जाएंगे. एंड फ्यूल ऑफ कोर्स, क्योंकि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ग्लोबल मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो अगर इन दोनों को, फूड एंड फ्यूल दोनों को निकाल दे सीपीआई में से तो हमें सीपीआई कोर मिलेगा. मैं यहां लिख सकता हूं फूड एंड फ्यूल, बिकॉज दे आर हाईली वोलेटाइल कमोडिटीज. अगर इनको निकाल दे तो हमें सीपीआई कोर मिलेगा. अब देखिए सीपीआई कोर क्या है. सीपीआई कोर 2018-19 में 5.8 था. फिर बाद में 2019-20 में वो कम हुआ, 4.0 हुआ. फिर बाद में 2020-21 में इसमें हमें इजाफा देखने को मिलेगा. देयर इज अ स्पार्क इन इट एंड इट इज़ 5.4% राइट नाउ. इस इजाफे के कई रीज़न है कि 4.0 से ये 5.4 कैसा हुआ. यहाँ दो रीज़न मैंने आपके लिए साइट की है. द वन इज मिसलेनियस वन, यानी कि सर्विसेज
इंक्रीज हुई और दूसरा है गोल्ड एंड सिल्वर के दाम जो है वे भी बढ़े, विच मेक सीपीआई कोर मोर। और यहाँ ये दाम क्यों बढ़े गोल्ड एंड सिल्वर के? क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट। अधिकतम जब अनसर्टेनिटीज चल रही होती है, जब ऐसी इमरजेंसीज चल रही होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वे किसी भी अन्य निवेश की जगह से जो कीमती धातु है उनमें निवेश करना ज़्यादा पसंद करेंगे। सो यहाँ हमें गोल्ड एंड सिल्वर की खरीदी देखने को मिली और इस डिमांड राइज की वजह से यहाँ इनके दाम बढ़े। इनका दाम ने कंट्रीब्यूट किया सीपीआई कोर के इस बढ़ावे में। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये सारे आंकड़े जो है वो हमें समझने होंगे। एटलीस्ट लास्ट 2 ईयर के तो आंकड़े आपको मालूम होने ही चाहिए, चाहे कोई भी प्रकार का इंडेक्स हो। ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स के, तो इसकी वजह से इसके उपयोग से अगर आपको 2 या 3 वर्षों के आंकड़े अगर मालूम होंगे तो आप इनकी वजह से आप एनालिसिस कर पाएंगे और आपके पेपर में आपका जो आंसर है उसमें आपका जो एनालिसिस है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है। फिर आगे देखें तो एक और सीपीआई है जो कि सीपीआई हाउसिंग के नाम से जाना जाता है, और यहाँ जो घर के दाम होते हैं उनको गिना जाता है। ठीक है, तो 3 वर्ष है, 1819, 1920, 2021। 1819 it was 6.7%, 1920 it was 4.5%, and it further reduced to 3.3% in the year 2021। यहाँ इन्वेस्टमेंट इज लेस। जैसे हमने आपको बताया कि जब अनसर्टेनिटीज चल रही होती है तब कोई भी निवेशकर जो है वो अपने साथ कैश रखने की जो है इच्छा रखता है। वो कोई भी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करता जो कि अपने नेसेसिटी की ना हो। ठीक है, तो यहाँ यही हुआ, ड्यू टू फॉल इन डिमांड द प्राइजेज ऑल्सो केम डाउन, विच एक्चुअली रिजल्टेड इन द रिडक्शन इन सीपीआई हाउसिंग। तो यही बात है, और यहाँ हमें सीपीआई हाउसिंग में मेजर रिडक्शन देखने को मिला है। प्लस हमें यहाँ एक फिगर देखना है जो कि हमें एक आइडिया देगा। देखिए, ये तो टाइमलाइन है पूरी 2015 से 2020 तक की टाइमलाइन है, सारी स्टडी नहीं करनी है। हम लोग यहाँ एक गैप कर देंगे और यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे 2018 से। 2018 के मध्य से हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ यह जो ब्लू लाइन है वो रूरल की है और जो रेड है वो है अर्बन की। तो आप देखिए, नॉर्मल फॉर्म में जो सीपीआई अर्बन होता है वो ज़्यादा ही होता है सीपीआई रूरल से, क्योंकि सामान्यतः चीज वस्तुओं के दाम जो होते हैं वे अर्बन एरिया में, शहरी विस्तार में ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया। तो आप देखिए यहाँ ट्रेंड, यह रूरल लाइन है, यह अर्बन लाइन है। रूरल इन्फ्लेशन जो लेवल है वो बहुत ही नीचा है और अर्बन इन्फ्लेशन लेवल जो है वो उससे ऊपर जाता हमें दिख रहा है। मगर जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, यानी कि 2019 खत्म होगा, 2020 शुरू होगा, 2020 मध्य, तो हमें ये दोनों एक होते दिख जाएंगे। दे आर इन टैंडम, दे आर एक्चुअली रनिंग इन टैंडम, दे आर नॉट ग्रेटर और स्मॉलर बट दे आर इन टैंडम। तो यहाँ यह एक प्रश्न जो है उपस्थित है हमारे सामने कि क्या कारण की वजह से, या ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ हमें यह दो एक समान देखने को मिलते हैं या एक ही स्तर के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ एक ही इसका जवाब है और वो जवाब है फूड प्राइसेस। फूड प्राइसेस की वजह से, जो फूड प्राइसेस अर्बन एरिया में जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी तेजी से यहाँ रूरल एरिया में बढ़ नहीं पाते हैं। मगर 2020 के समय लगभग चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, जो खाने पीने की चीज़ें थी उनके जो दाम थे वे एक ही रह गए, एक ही हो गए, लगभग समान हो गए, जिनकी इफेक्ट हमें यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ सीपीआई अर्बन और सीपीआई रूरल दोनों भी समान हो गए। तो यह ट्रेंड बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में भी पूछा जाए ऐसी संभावना बिल्कुल है। फिर अभी तक हमने बात करी सीपीआई की, अब हमें देखना है व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स और व्हाट इज द ट्रेंड इन डब्ल्यूपीआई। देखिए, दो चीजें देखनी है, डब्ल्यूपीआई फूड और डब्ल्यूपीआई कोर, यानी कि फूड और फ्यूल के अलावा। 3 वर्ष दिए गए हैं दोनों में। फूड की बात करें तो 2018-19 0.6%, फिर 19-20 में इट इंक्रीज टू 6.9%,
और फिर बाद में 2020-21 में इट डिक्रीज टू 4.2%। देखिए यहाँ जो यह इजाफा देखने को मिला बहुत ही ज़्यादा इजाफा है, 0.6 टू 6.9, ठीक है। तो तकरीबन 6.5% का यहाँ हमें इजाफा देखने को मिलेगा और इट इज़ ड्यू टू सप्लाई शॉक बिकॉज एंटायर इंडिया सो स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो गई। सप्लाई डिसरप्ट होने की वजह से यहाँ इन चीज़ों के दाम जो है वे भी बढ़ना शुरू हो गए। तो यहाँ ये जो हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इट इज़ ड्यू टू सप्लाई शॉक। फिर बाद में धीरे धीरे नॉर्मलिटी आने लगी, सप्लाई रिस्टोर होने लगी, अनलॉक की प्रक्रिया होने लगी। तो यहाँ 2020-21 का आंकड़ा हम लोग देख सकते हैं। फर्दर ये नीचे जा सकता है और यही राष्ट्र के हित में है। ऑन द अदर साइड अगर WPI कोर की बात करें, यानी कि विदाउट फूड और फ्यूल और विदाउट वोलेटाइल कमोडिटी, तो 2018-19 में इट वाज 4.2%, दैन इट डिक्रीज टू 0.4%। फिर बाद में 2020-21 में फिर से थोड़ी सी हमें इसमें तेजी देखने को मिली एंड इट बिकेम 0.8%, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ देखनी है। ये आंकड़े जिसमें आपको बताया कि 2 वर्षों के आंकड़े आपके लिए अनिवार्य है, इनको याद रखना। ये आपको प्रिलिमिनरी में भी उपयोगी हो सकते हैं, आपके मुख्य परीक्षा में भी उपयोगी हो सकते हैं और आपके इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट में भी एक सामान्य ज्ञान के तहत इन आंकड़ों को आप लोग आपके इंटरव्यूअर के सामने किसी भी प्रश्न के उत्तर में रख सकते हैं। फिर उसके बाद देखें तो अब हमें दूसरा मुद्दा देखना है जो कि इन्फ्लेशन अक्रॉस स्टेट की बात करता है कि भारत का क्या हाल है। देखिए CPI कंबाइंड की बात करें तो इट इज ओवरऑल इन इंक्रीज्ड मोड, ओवरऑल इंक्रीमेंट में यहां देखने को मिलता है। तकरीबन सारे राज्यों में यह इंक्रीमेंट देखने को मिला एंड जो रेंज थी वो रही 3.2 टू 11%, विच इज वेरी हाई। अगर दिल्ली की बात करें स्पेसिफिकली तो दिल्ली रिकॉर्डेड लोएस्ट, इसलिए विशेष करके दिल्ली की बात कर रही है क्योंकि सारे राज्यों में, सारे केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली अकेला कम से कम CPI जो है वो मेंटेन करने में सफल रहा पिछले वित्त वर्ष में। मेजोरिटी स्टेट्स की बात करें तो CPI अर्बन जो था वो ज़्यादा रहा CPI रूरल के जो है मुकाबले उनकी तुलना में, जिसका जिक्र मैंने किया कि सामान्यतः जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या जो इन्फ्लेशन के जो इंडेक्स है वे अपने आप में अर्बन एरिया में ज़्यादा रहते हैं, रूरल एरिया में कम रहते हैं। तो यहाँ वो हमें देखने को मिलेगा एंड इट वाज ड्यू टू फूड प्राइजेस, ठीक है। तो आगे देखें इसके बाद तो एक थालीनोमिक्स नामक हमें जो टॉपिक है वो समझना है। और ये थालीनोमिक्स टॉपिक कहता है, जो हमने जिक्र किया थालीनोमिक्स पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में यह टर्म जो है वो कॉइन की गई थी इकोनॉमिक सर्वे में ही, और यहाँ आज जो है वो कुछ संशोधन इसके ऊपर हमारे सामने इकोनॉमिक सर्वे ने ही पेश किया है, तो इनको यहाँ देखकर चलेंगे। देखिए थालीनोमिक्स यानी कि बेसिक प्राइसेस ऑफ फूड, ठीक है, या बेसिक प्राइस ऑफ प्लेट। और यहाँ नाप लेने के लिए मेल हेवी वर्किंग मेल को, रूरल एरिया के हेवी वर्किंग मेल को यहाँ आइडल बनाया गया है और देखा गया है कि वो कितना खा सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है खाने की, और उसकी कैपेसिटी के तहत पूरी थाली जो है वो गिनी गई और इनके दाम जो है वो यहाँ निकाले गए। तो बेसिकली थाली प्राइसेस 2 भागों में विभाजित है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन इन अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया एंड सेम ईयर नॉन वेजिटेरियन इन अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया। अब हमारे जो नीति निर्माणकार है उन्होंने भारत भ्रमण किया, अलग अलग जो है राज्यों के अलग अलग गाँवों में जाके यह सारी चीज़ों को तपासा और उन्होंने एक आइडियल प्राइजेस जो है वो जारी किया, जिसके तहत कुछ एक राज्यों में बहुत ही एक्सपेंसिव खाना मिलता है, कुछ एक राज्यों में बहुत ही चीप खाना मिलता है। देखेंगे एक टेबल की मदद से। देखिए दिस इज द टेबल, 2021 का ही ये सर्वेक्षण है, रूरल एरिया अर्बन एरिया, एक्सपेंसिव चीप, वेजिटेरियन नॉन वेज। अब जस्ट गो थ्रू इट, यह बहुत ही तथ्यात्मक माहिती है, वैसे इतनी रिलेवेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, मगर ये तो सरकारी एजेंसियां हैं जो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकती है, तो हमें भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ एक प्रतीक के रूप में यह टेबल आपके सामने है। देखिए सबसे
महंगी अगर वेजिटेरियन थाली की बात करें तो वो है अंडमान एंड निकोबार में, और वो हमें पड़ती है 38.7 रुपीज़ में। वहीं सबसे सस्ती वेजिटेरियन हमें पड़ती है यूपी में 23.1। ये सर्वेक्षण है रूरल एरिया का। अर्बन एरिया की बात करें तो एक्सपेंसिव सेम इन अंडमान निकोबार 40 रुपीज़ एंड चीप इन मध्य प्रदेश इन अर्बन एरिया ₹24। फिर नॉनवेज की बात करें तो रूरल एरिया में अरुणाचल प्रदेश में सबसे एक्सपेंसिव 48.5 रुपीज़, चंडीगढ़ में सबसे चीप रूरल एरिया में 29.9, एक्सपेंसिव में मिजोरम में सबसे ज़्यादा महंगा नॉनवेज मिलता है 52.4% अर्बन एरिया में, एंड अर्बन एरिया में चीपेस्ट नॉनवेज हमें हरियाणा में मिलता है 28 रुपये में पूरी थाली मिलती है। पेट भर के हम लोग खाना खा सकते हैं। तो ये सरकारी अनुमान है, और यह सरकारी अनुमान को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही विस्तार से इस सर्वे में जो है जगह दी है। लगभग 7 या 8 पन्नों में यह सारी माहिती छपी है, जो हमने ये एक टेबल के जरिए देने का प्रयास किया। अलग अलग प्रति एक मुद्दे के लिए अलग अलग ग्राफ्स दिए गए हैं। चाहे वो एक्सपेंसिव की बात है रूरल एरिया में, तो उसके लिए एक पूरा ग्राफ दिया गया है। सारे राज्यों का अनुमान है, जिनमें से हमें तो टॉप एंड बॉटम का ही काम है। तो यहाँ मैंने आपके लिए वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी है। फिर आगे देखें तो देखिए, दिस इज ऑल इंडिया थाली कॉस्ट। मात्र एक ही चीज समझनी है, यहाँ जो ब्लू बॉर्डर आपको दिख रही है वो रूरल एरिया रिप्रेजेंट करती है, और वहीं जो रेड आउटलाइन बॉर्डर है वो अर्बन एरिया रिप्रेजेंट करती है। दोनों में आप देखिए, जो अर्बन लाइन है वो ऊपर है रूरल एरिया के, ठीक है। तो चाहे वेज थाली हो चाहे नॉन वेज थाली हो, अर्बन एरिया में यह थाली थोड़ी महंगी रहती है, और रूरल एरिया में उसी के दाम थोड़े कम रहते हैं। चाहे वो वेजिटेरियन थाली हो, दिस इज वेज, एंड चाहे वो नॉन वेज थाली हो, दोनों में हम लोग सेम ट्रेंड देखते हैं। अर्बन थाली ऊपर है और रूरल थाली जो है वो नीचे है, यानी कि अर्बन थाली के दाम ज़्यादा है, रूरल थाली के दाम कम है, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो। तो यही चीज़ हमें यहाँ से एक सार के रूप में समझनी थी। फिर आगे देखें तो चौथा बिंदु है जो कहता है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। क्या क्या उतार चढ़ाव पूरे विश्व में आए। आज अभी तक जो हमने देखा वो भारत के लिए था, भारत के संदर्भ में था, भारत को केंद्र में रख के था। अब विश्व की बात करेंगे तो सबसे प्रथम बिंदु कहता है ऑल कमोडिटी प्राइसेस केम डाउन। ऑल कमोडिटी प्राइसेस बिकॉज देयर वाज अ डिमांड शॉक। सबसे प्रथम बार पूरे मानव ने ऐसी भयंकर महामारी देखी। सारे विश्व के लोग डर गए थे, सारे विश्व के लोग अपनी डिमांडों को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, यानी कि संकुचित कर रहे थे, जिसकी वजह से सारी कमोडिटीज़ के दाम, लगभग सारी कमोडिटीज़ के दाम कम हो गए, एक्सेप्ट सम प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर, क्योंकि इट इज टर्म्ड एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट। लोग जो है वे रियल एस्टेट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जगह ऐसे समय में, ऐसे अनसर्टेनिटी के समय में प्रेशियस मेटल्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है वे करना चाहते हैं या करते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो सेफ इन्वेस्टमेंट की वजह से यहाँ कुछ एक मेटल्स के दाम बढ़े, अन्यथा सारी कमोडिटीज़ के दाम जो है इंक्लूडिंग फ्यूल कम आ गए, क्योंकि लॉकडाउन आ गया तो जो परिवहन था वो भी बहुत ही कम हो गया। मात्र और मात्र जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उसका ही परिवहन चल रहा था, ट्रांसपोर्टेशन जीरो हो गया, टूरिज्म जीरो हो गया, जिनकी बदौलत फ्यूल की डिमांड बहुत ही तेजी से नीचे आई, विच क्रैश्ड द प्राइसेस ऑफ फ्यूल टू। फिर दूसरा बिंदु देखें एग्रीकल्चरल प्राइसेस। देखिए इट वाज स्टेबल। यहाँ एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये स्टेबल क्यों है? तो यहाँ जवाब नीचे ही लिखा है, बिकॉज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी लो। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि अगर आप समझे कि आपके पास कुछ पैसे है, कुछ रकम है, कुछ धनराशि है, और अनसर्टेनिटी आ रही है या आ गई, तो आप वो लग्जरी आइटम में वो आपका पैसा नहीं लगाएंगे, मगर आप उन पैसों से अपने खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। या समझ लीजिए कि कोरोना महामारी की वजह से कोई एक्स व्यक्ति है, यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो चीज़ें जो है वो और बेहतर होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए एक्स व्यक्ति है,
2019 में इसकी तनख्वाह थी 1 लाख रुपये पर मंथ, मगर महामारी की वजह से आज 2021 में इसकी तनख्वाह हो गई है 25,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, यहाँ आपको तनख्वाह कम होती देखने को मिलती है, तो स्वाभाविक रूप से डिमांड जो है व्यक्ति की वो कम होगी। मगर कैसी डिमांड कम होगी? वो डिमांड लग्जरियस डिमांड कम होगी। जो लग्जरियस चीजें हैं उनमें जो पैसा स्पेंड करता था वो रुकेगा, मगर एग्रीकल्चर या आप समझ लीजिए कि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, जो फूड है, उसकी मांग में कोई गिरावट यहाँ हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये 50 रुपए वाला दूध पीता है, यहाँ पीता था 1 लाख रुपए जब भी इसकी तनख्वाह थी, तो यहाँ 25,000 में भी ये प्रतिदिन 50 का ही दूध पिएगा, इसमें वो बांधछोड़ नहीं करेगा। सो दिस इज इलास्टिसिटी। एंड एग्रीकल्चरल या फूड के संदर्भ में अगर देखें तो इनकम इलास्टिसिटी इज वेरी लो, तो ये यहाँ से सिद्ध होता है। तो इसलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के दाम जो है वे तकरीबन स्टेबल ही रहे, क्योंकि खाना पीना तो सबको चाहिए ही था। लॉकडाउन था, लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, इसका मतलब नहीं था कि ये वे लोग खाना भी नहीं खाते। ये तो बुनियादी ज़रूरत है, तो बुनियादी ज़रूरतों को अगर देखें तो उनके दाम बहुत ही जो है थोड़ी मात्रा में कम हुए हैं। अन्यथा जो बिन खाद्य पदार्थ है, जिनको खाया नहीं जा सकता, लग्जरियस चीज़ें हैं, इनके दामों में भारी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन। ऐसा ट्विस्ट जो है वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। प्लस मेटल प्राइसेस ऑन द अदर एंड ऑल्सो रोज एंड इट इज ड्यू टू डिमांड फ्रॉम चाइना, क्योंकि भले ही हम लोग क्लेम करते आए हैं कि चीन ने ही पूरे विश्व को यह वायरस जो है वो एक भेंट के रूप में दिया है, मगर चीन अपने आप में, अपने देश में इस वायरस को कंट्रोल करने में, इस महामारी को कंट्रोल करने में 100% सफल रहा है। और इसके लिए ही वहाँ आर्थिक प्रवृत्तियाँ कभी भी रुकी नहीं, कभी भी बाधित नहीं हुई, वे निरंतर चलती रही। बहुत ही बड़े पैमाने पर ड्यूरिंग क्राइसिस चीन ने या चाइना ने मेटल्स प्रोक्यूर किए, जिनकी बदौलत यहाँ वैश्विक इस बाजार में, मेटल की बाजार में इनके दाम बहुत ही बढ़ते हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ हमें ग्लोबल प्राइसेस के इस सिनेरियो में देखनी थी। अब दूसरा और आखिरी टॉपिक है आज का, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। देखिए, मेजर्स तो लेने ही होते हैं सरकार को। अगर जो महंगाई जो है बढ़ रही है तो सरकार को उसे कंट्रोल में लाना होगा, इनके लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे। वैसे तो अगर सर्वे की बात करें, सर्वे को देखें तो काफ़ी सारे बिंदुओं पे यह कदमों की चर्चा की गई है, मगर यहाँ इनमें से कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं, जिनमें सबसे प्रथम है रेगुलेटिंग पल्सेस, ऑनियन एंड पोटैटोस। अगर आपको मालूम होगा तो पल्सेस के दाम भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, ऑनियंस और पोटैटोस के दाम भी बढ़ गए थे, तो सरकार ने यहाँ 2-3 कदम उठाए। सबसे प्रथम कदम बैंड एक्सपोर्ट्स, एंड दूसरा कदम था वो था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत चेक्ड होर्डिंग, बैन तो नहीं कह सकता, मगर होर्डिंग को चेक किया, बाधित करने का प्रयास किया। चेक्ड होर्डिंग्स यानी कि संग्रहखोरी, क्योंकि आमतौर पे संग्रहखोरी होने से ही दाम जो है वो बढ़ते हैं। एक बाजू डिमांड बढ़ती जाती है, सप्लाई जो है वो बढ़ती नहीं, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्राइस। तो यहाँ ये ना हो, इसलिए सरकार ने रेगुलेट किया तीनों के तीनों चीज़ों के ऊपर। जो है एक तो पहले तो एक्सपोर्ट बैन लगा दिया, और बाद में इनको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत इनकी होर्डिंग को भी इलीगल जो है घोषित कर दिया गया। प्लस दूसरा है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम। देखिए, जब सरकार बफर स्टॉक में बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है खरीदती है, डायरेक्ट कृषक के पास ही खरीदती है, गवर्नमेंट बाइज राइट फ्रॉम फार्मर, बफर स्टॉक में। और फिर जब जरूरत पड़े, सपोज सरकार ने आज पल्सेस ले ली है सीधा प्रत्यक्ष रूप से कृषकों के,
और अपने गोदाम में रख दी है। अब पल्सेस की प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है, तो सरकार क्या करेगी ऐसे समय, अपने पास जो कमोडिटी है उसको रिलीज कर देगी मार्केट में। सो सप्लाई विल इंक्रीज, the market will be flooded by the supply of pulses, which will result in decrease in inflation, decrease in price. So this is called price stabilization fund scheme। और अन्य है प्राइस सपोर्ट स्कीम, जो कि अपने आप में इसका ही एक बिंदु है, मगर सरकार ने इस स्कीम के तहत मात्र और मात्र पल्सेस का ही बफर स्टॉक किया, और जब जरूरत पड़ी तब उसको मार्केट में रिलीज किया, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ी, डिमांड कम हो गई, विच रिजल्टेड इन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी या पल्सेस कह लीजिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ कदम हैं जो कि सरकार के द्वारा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए लगाए गए थे या लागू किए गए थे। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज हमें इस उपाख्यान के तहत समझनी थी, इस चैप्टर के तहत समझनी थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले उपाख्यान में अगले चैप्टर के साथ, उसके संशोधन व विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।